तो अपने जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर डिस्कशन था विल कंटिन्यू, अगर आपको याद हो तो। यस, कल ज्यादा तो नहीं पढ़ा था, बहुत कम ही पढ़ा था, हमने बेसिक्स ही पढ़े थे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, कल हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। यस, तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड से ये टोटली क्या है, इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। यस और नो? म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यू टेक मनी फ्रॉम द पीपल, यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे आप लोगों से पैसे लेते हैं और उनको एक्चुअली एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्कीम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। पूरा यहां पे कार्यक्रम कौन संभालता है? CIMC, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को अपने आप को क्या करवाना होता है? सेबी के साथ रजिस्टर करवाना होता है। उसके ऊपर कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी लिखा था, ठीक है। नाउ अब CIMC अपना काम बराबर से करता है नहीं करता है, इसके ऊपर नजर कौन रखता है? ट्रस्टी। यस और नो? सो लेट्स सी। तो अगला जो मेरा डिस्कशन है वो है ट्रस्टी एंड देयर ऑब्लिगेशन। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के जो ट्रस्टी हैं और उनके ऑब्लिगेशन क्या है। तो अगर आपको याद हो, ट्रस्टी से रिलेटेड कुछ चीजें मैंने आपके साथ कल शेयर की थी, जैसे कि ट्रस्टी को क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ही शुड नॉट बी एन एसोसिएट, उसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए किससे? प्रमोटर से। हाँ बोले, हाँ प्लीज। तो ट्रस्टी किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए? प्रमोटर वगैरह से रिलेटेड होना नहीं चाहिए। देन उसको इन्वेस्टर्स के हित में काम करना है। उसके बाद एक और चीज थी, ट्रस्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव CIMC में क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद एक ट्रस्टी अपॉइंट कैसे होता है? हाउ दिस ट्रस्टी इज अपॉइंटेड? ये ट्रस्टी को अपॉइंट कैसे? एक ट्रस्ट डीड के थ्रू। किसके थ्रू? एक ट्रस्ट डीड के थ्रू हम इसको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। और ट्रस्टी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इफ आई टॉक, अगर मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो कैन आई से एग्जाम में ट्रस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो? यस। CIMC में ट्रस्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रस्टी जो है ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड होगा एज व्हाट? एज अ डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। चलिए लेट्स सी। CIMC has to appoint a trustee in order to protect the investors of CIMC. जो CIMC के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों का ध्यान कौन रखेगा? ट्रस्टी। Through the trust deed, a trustee will be appointed. Trust deed is an agreement between the trustee and CIMC. Trust deed क्या है बच्चों? किसके बीच में? ट्रस्टी और CIMC के बीच में एक अग्रीमेंट होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रस्ट डीड। And trust deed has to be registered under the Registration of Documents Act 1908. और ये ट्रस्ट डीड जो है वो क्या होगी? यस, इट शुड बी अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड। और जब मैं रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड कहूं तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट चलता है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार है वो इस ट्रस्ट डीड को क्या करेगा? रजिस्टर करेगा। ट्रस्ट डीड में क्या होगा? पहला देखिए, ट्रस्ट डीड में दो चीजें ऐसी होनी चाहिए। दो चीजें मतलब आप ट्रस्ट डीड में बेसिकली क्या लिखते हैं? ड्यूटीज लिखते हैं, ऑब्लिगेशंस लिखते हैं, राइट्स लिखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं। किसके? ट्रस्टी के। लेकिन उसमें दो मेन चीजें आप याद रखिए, ट्रस्ट डीड में दो मेन चीजें हैं। पहली चीज यह है कि ट्रस्टी, आपको क्लियरली ट्रस्ट डीड में लिखना है कि ट्रस्टी को अपॉइंट सिर्फ एक ही मकसद के लिए किया जा रहा है, दैट ही हैज टू प्रोटेक्ट। हुम ही हैज टू प्रोटेक्ट? टू इन्वेस्टर्स, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप ट्रस्ट डीड में कोई भी ऐसा क्लॉज मत डालिए जिससे ट्रस्टी की लाइबिलिटीज कम हो जाए, लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स कम हो जाए, ठीक है। नहीं यार, आप ऐसा कुछ नहीं लिख सकते कि यार ट्रस्टी ने अगर 2 गलतियां की ना तो अलाउड है। यू कैन नॉट राइट दीज थिंग्स, यू नो। आप ऐसा कुछ भी क्लॉज, ऐसा कोई भी क्लॉज ट्रस्ट डीड में नहीं डाल सकते जिससे ट्रस्टी की लाइबिलिटीज क्या हो जाए? कम हो जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए। एक्सटिंग्विश मतलब खत्म हो जाए, ठीक है। तो दूसरा, दो चीजें आप मेन रखिए, याद रखिएगा। ट्रस्ट डीड, दैट नो क्लॉज, ट्रस्ट डीड में ऐसी कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए जो क्या करे? सृष्टि, उसको पानी के बोला था मनोज को। हाँ, तो ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई भी क्लॉज मत डालिए जो क्या करे बच्चों? ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करे? एक्सटिंग्विश करे। नाउ अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगला जो डिस्कशन है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रस्टी। तो मैंने आपको अगर याद हो कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। सबसे पहले यू शुड बी व्हाट? आपको एक निष्पक्ष इंसान होना है। उसके बाद आपको सेबी के साथ रजिस्टर होना है। एज व्हाट बेटा? एज अ डिबेंचर ट्रस्टी यू शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी। तीसरा, जिन लोगों के पास CIMC का कंट्रोल है, जिन लोगों के पास क्या है बच्चों? CIMC का कंट्रोल है, आपको उनका एसोसिएट होना
नहीं है। यू शुड नॉट बी एसोसिएट ऑफ द पर्सन्स हु हैव द, कुल मिला के मैं बोल सकता हूं प्रमोटर्स, जो CIMC के क्या है, प्रमोटर्स हैं, आपको उनका एसोसिएट होना नहीं है। उसके बाद आपके ऊपर कभी भी इस चीज का आरोप या फिर दोष, आरोप नहीं दोष, कभी भी आपके ऊपर दोष साबित नहीं होना चाहिए। किस चीज का दोष साबित नहीं होना चाहिए? कि आपने सिक्योरिटीज लॉ को क्या किया है, वायलेट किया है। देखिए आरोप लगना अलग बात है, आरोप लगना अलग बात है मनोज क्लास, आरोप लगना अलग बात है। आरोप लगा बट वो साबित नहीं हुआ, इसका मतलब आप गिल्टी नहीं है। तो यू शुड नॉट बी गिल्टी, यू शुड नॉट बी। तो जिस बंदे को मैं अपने यहां पे डिबेंचर ट्रस्टी सॉरी CIMC का ट्रस्टी अपॉइंट कर रहा हूं इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ही शुड नॉट बी गिल्टी ऑफ व्हाट, वायलेटिंग सिक्योरिटीज लॉ। सेबी एक्ट हमने पढ़ा हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सिक्योरिटी लॉ का एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जिस बंदे को मैं क्या अपॉइंट कर रहा हूं, ट्रस्टी अपॉइंट कर रहा हूं, उसने टेक ओवर कोड को वायलेट नहीं किया होना चाहिए, उसने इनसाइडर ट्रेडिंग का, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा, उसके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का दोष साबित होकर पेनल्टी लगा होना नहीं चाहिए। तो जो बंदा, जिस बंदे को मैं डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर रहा हूं, उस बंदे ने क्या नहीं किया होना चाहिए, सिक्योरिटी लॉ का वायलेशन किया होना नहीं चाहिए। और अगर किया है पर उसका दोष साबित नहीं हुआ है, वो गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान में रखेंगे, ये 4 क्राइटेरियाज है। किसके क्राइटेरियाज हैं ये 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसके बच्चों? ट्रस्टी के। यस, सॉरी, कैन CS बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी? देखिए डिबेंचर ट्रस्टी एक नॉर्मल एक कंपनी बनती है, ठीक है, एंड यू हैव टू बी अ डिबेंचर ट्रस्टी। तो आपको क्या करना है, अगर डिबेंचर ट्रस्टी बनना है, सॉरी, अगर आपको ट्रस्टी बनना है तो पहले आपको सेबी से रजिस्टर होना पड़ेगा एज डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, ये हम लोगों ने एक अलग चैप्टर में डिस्कस किया। कौन सा? सेकेंडरी मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स, विच इज प्रोबेबली द लास्ट चैप्टर। और उसमें मेनली कंपनीज कौन अपॉइंट होता है, डिबेंचर ट्रस्टी सबसे सुटेबल कौन होता है, कंपनीज। और कंपनीज में भी कौन सी कंपनी? बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज आर इन द बेस्ट पोजीशन टू बिकम व्हाट, या टू गेट रजिस्टर्ड एज डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। चलिए, so can CS become debenture trustee? Why not? Even a CS can become debenture trustee. Banks are most suitable, but कई कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है और सेबी के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं एज व्हाट, डिबेंचर ट्रस्टी। यस, चलिए, व्हाट आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस? बच्चों अगर आपको याद हो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और मुझे लगता है कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ होम, डिबेंचर ट्रस्टी। चलिए जनरली मुझे बता दीजिए, 7-8 चीजें बता दीजिए, 10 पॉइंट बताएंगे अपन, 10 पॉइंट अपने मन से डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर, नॉट डिबेंचर ट्रस्टी या CIMC का ट्रस्टी। चलिए, सबसे पहला इन्वेस्टर्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना कि CIMC में क्या है, अच्छे एम्प्लॉइज हैं, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज हैं। उसके बाद CIMC से परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मंगवाना। उसके बाद ये इंश्योर करना कि CIMC ने अपनी प्रॉपर्टीज का क्या करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है। CIMC के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंश्योर करना। CIMC जब भी कोई लॉ को वायलेट करती है, कुछ भी गलत करती है, सीधे किसको इन्फॉर्म करना, सेबी को इन्फॉर्म करना। उसके बाद अपना एक डायरेक्टर CIMC के बोर्ड में क्या करना, अपॉइंट करना। CIMC ने जो ऑडिटर अपॉइंट किए, दे शुड बी अप्रूव्ड बाय सेबी। मतलब आप किसी को भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, ये भी किसको देखना है, CIMC को देखना है। व्हाट मोर, CIMC में एक कंप्लायंस ऑफिसर हो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में क्या हो बच्चों, एक कंप्लायंस ऑफिसर हो। अगर CIMC ने इन्वेस्टर्स के साथ कोई इंफॉर्मेशन क्या नहीं की है, शेयर नहीं की, तो इस चीज के बारे में किसको बताना, सेबी को बताना, प्लस उनसे पूछताछ करना CIMC से। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद के मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है ट्रस्टी शुड एक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ होम। बच्चों यूनिट होल्डर, ट्रस्टी को किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना है, यूनिट होल्डर्स। उसके बाद द ट्रस्टी शुड मेक श्योर, क्या श्योर करना है, CIMC शुड हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रस्टी को ये इंश्योर करना है कि CIMC के पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। CIMC हैज अपॉइंटेड की पर्सनल्स विथ एडिक्वेट एक्सपीरियंस। कौन से फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं, जिस फील्ड में CIMC की योजना आ रही है, स्कीम है। तो फॉर एग्जांपल CIMC की जो स्कीम है वो सुअर स्कीम है, तो क्या करना है, तो जो बंदे को आप ये तो क्या नहीं, CIMC में एडिक्वेट पर्सनल होने चाहिए जिनको सुअर पालने का एक्सपीरियंस हो, एनिमल हस्बेंड्री का एक्सपीरियंस हो। CIMC हैज अपॉइंटेड ऑडिटर्स एज अप्रूव्ड बाय
सेबी, सीआईएमसी ने कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है. इंटरनल कंट्रोल इज मेंटेन्ड एट सीआईएमसी. व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? हर एक ट्रांजैक्शन बुक में एंट्री होती है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है. इन सबको रेगुलरली क्या किया जाता है? चेक किया जाता है. CIMC should not involve itself into any other activity other than managing the scheme. कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, CIMC का सिर्फ एक ही काम है, क्या? स्कीम मैनेज करना. आपको ट्रस्टी नहीं बनना है, आपको कोई दूसरा काम करना नहीं है. ठीक है, तो ये भी कौन इंश्योर करेगा? ट्रस्टी. CIMC takes insurance of the properties held under the scheme. जितनी भी प्रॉपर्टीज किसके पास है? CIMC के पास है. उन सारी प्रॉपर्टीज का क्या निकालना है? इंश्योरेंस निकालना है. द ट्रस्टी शुड ऑल्सो इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह चेक कर सकते हो. एंड कैन ऑल्सो ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स ऑफ CIMC. तो ये नॉर्मली नहीं करता. ट्रस्टी को लगता है, देखिए आप अपनी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके हर 3 महीने के रिजल्ट आप किसको दीजिए? ट्रस्टी को दीजिए. ट्रस्टी को दीजिए. ठीक है, सभी को तो अपन पूरे साल का अकाउंट देते हैं. तो ट्रस्टी चेक करता रहेगा कि हाँ भाई ठीक है, एसेट्स बराबर हैं, लायबिलिटीज बराबर. ठीक है, अगर ट्रस्टी को आपने जो अकाउंट दिए उसमें ट्रस्टी को क्या लगता है? कुछ गड़बड़ लगता है, तो ट्रस्टी आपके अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है. यस. Whenever the trustee comes to know that CIMC has committed any default, it should report to SEBI along with details of action taken by CIMC to correct such default. जब भी किसको पता चलता है? एग्जैक्टली जब भी पता चलता है किसको? ट्रस्टी को पता चलता है CIMC ने कोई डिफॉल्ट किया है, कोई नॉन कंप्लायंस किया है. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्टी? नहीं, ट्रस्टी पहले इनसे पूछता है कि तुमने उस डिफॉल्ट को ठीक करने के लिए क्या किया. तो CIMC किसको बताती है? ट्रस्टी को बताती है. ट्रस्टी दोनों चीजें सभी को बताता है. पहला, डिफॉल्ट हुआ है, उस डिफॉल्ट को करेक्ट करने के लिए CIMC ने क्या किया है, इस चीज की जानकारी भी ट्रस्टी किसको देता है? सेबी को देता है. ट्रस्टी शुड एक्ट एज व्हाट बेटा? कस्टोडियन. कस्टोडियन मतलब क्या लिखा है मैंने? केयरटेकर. मतलब पैसा किसके पास रखा हुआ है? इन्वेस्टर से जो पैसा है, नहीं, इन्वेस्टर के पास जैसा जो पैसा है वो CIMC के पास ही है, बट उस पैसे का सही इस्तेमाल होगा, वो पैसा किस तरीके से स्कीम में यूज किया जाएगा, ये सब किसकी देखरेख में होगा? ट्रस्टी की देखरेख में होगा. इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रस्टी हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन. उसके बाद जो मैं बोल रहा था, ऑन क्वार्टरली बेसिस हर 3 महीने में ट्रस्टी को रिव्यू करना है. क्या रिव्यू करना है? CIMC ने क्या क्या किया, इन्वेस्टर्स की कितनी कंप्लेंट आई और कितनी कंप्लेंट रिजॉल्व हुई, और CIMC ने ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं. मतलब ये इंश्योर करना है कॉन्ट्रैक्ट बाय एंटर्ड बाय CIMC आर नॉट अनफेयर. मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आपने 3 महीने में किए हैं, क्वार्टर के दौरान किए हैं, ट्रस्टी उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को देखेगा कि तुमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया है जिससे इन्वेस्टर का क्या होता है? नुकसान होता है. उदाहरण के तौर पे मेरे को एक अच्छा सा एग्जांपल याद आता है, रोज वैली इन्वेस्टमेंट. मैंने आपको बताया था कल आपने कांड देखा होगा रोज वैली का. सो रोज वैली का जो बंदा था, वो अमित कोई नाम था. ही वॉज अ बंगाली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ ऐसा नाम था. हाँ, तो रोज वैली का जो इन्वेस्टमेंट था, क्या हुआ वहां पे? रोज वैली का फ्रॉड कैसे पकड़ा है पता है आपको? CIMC के पास पैसा था, CIMC के पास कुछ 300 करोड़ रुपए था. ये जो अमित करके जो बंदा था, इसने जो रोज वैली इन्वेस्टमेंट ग्रुप बनाया था, तो 300 करोड़ रुपए थे. तो आपको ये पैसे कहां पे डालने चाहिए थे? स्कीम में डालनी चाहिए. स्कीम क्या थी? आपके रिसोर्ट बनाना. इसने 300 करोड़ रुपए में से 40 करोड़ रुपए एक पार्टी में खर्च कर दिए. उस पार्टी में उसने बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया और उसने बोला कि ये रोज वैली की मार्केटिंग है, जबकि मार्केटिंग कुछ नहीं था. उसने सारे फिल्म स्टार्स के साथ फोटो खिंचाया, सारे फिल्म स्टार को अपने स्टेज पे नचवाया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैन आई से ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स वर अनफेयर टू द यूनिट होल्डर्स? और बच्चों उस केस में ट्रस्टी क्या कर रहा था? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं बच्चों, ये सब कुछ था ही ना ट्रस्टी वस्टी, क्योंकि वो सब सभी को पता ही नहीं था कि वहां पे ऐसा कुछ चल रहा है. ऐसा कुछ चल रहा है, सभी को पता था ही नहीं बच्चों. तो बच्चों कहना इसे ट्रस्टी को ये नजर रखना चाहिए क्या कि CIMC जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करती है एक क्वार्टर के दौरान, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट यूनिट होल्डर्स के हितों के खिलाफ तो नहीं है. उसके बाद ट्रस्टी को और क्या श्योर करना है कि आपके अकाउंट, CIMC के अकाउंट्स को कौन ऑडिट करे? वो ऑडिटर जिसको किसने अप्रूव किया है? सेबी ने अप्रूव किया है.
सीआईएमसी को अपनी रेटिंग, मैंने कल ही आपको बताया था, सीआईएमसी को अपनी हर एक स्कीम किसे अप्रूव करवानी है? एम्पैनल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। व्हाट इज एम्पैनल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? कुछ अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जिनको सेबी ने क्या किया? एम्पैनल किया है। क्या किया है? यस, कुछ अच्छी रेटिंग एजेंसीज का सेबी ने पैनल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? जैसे 5 रेटिंग एजेंसीज का सेबी ने पैनल बनाया, तो आप क्या करोगे? अपनी क्रेडिट रेटिंग किससे कराओगे? किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कराओगे, उन 5 में से किसी एक से, 5 में से किसी एक से। और उसके बाद हर एक स्कीम को क्या करना है? अप्रेज करना है। किसने अप्रेज करना है? अगर आपको याद हो, कल मैंने अप्रेजल रिपोर्ट के बारे में बात की थी। यस, अप्रेजल रिपोर्ट का मतलब होता है कि पूरी स्कीम वायबल है नहीं है, उसको कौन करती है? अप्रेज, अप्रेजिंग एजेंसी कौन करता है? और अप्रेजिंग एजेंसी कौन है? इट्स अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? जो सेबी ने क्या की है? अपॉइंट की है। सो ये अप्रेजल एजेंसी भी एक प्रकार से क्या होगी? इट वुड बी अ सीआरए ओनली। ठीक है। सो बच्चों, वुड यू बी एबल टू राइट अबाउट, मेरे ख्याल से तो एक डिटेल्ड क्वेश्चन आएगा किस बारे में? व्हाट आर द ड्यूटीज? किसकी ड्यूटीज? ट्रस्टीज की ड्यूटीज क्या है? ट्रस्टीज की ड्यूटीज क्या है? इसके बारे में मेरे हिसाब से क्वेश्चन आना चाहिए। ऑन क्वार्टरली बेसिस व्हाट शुड ट्रस्टी डू? सारी एक्टिविटीज देखना है, ये देखना है कि सीआईएमसी ने इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया है नहीं किया है। उसके बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सीआईएमसी ने किए हैं वो इन्वेस्टर्स के हितों के हिसाब से अनफेयर तो नहीं है, ये भी चेक करना है। सीआईएमसी ने कुछ डिफॉल्ट किया है तो सभी को बताना है, अलॉन्ग विद कि सीआईएमसी ने एक्शन क्या लिया है। उसके बाद ये भी इंश्योर करना है कि सीआईएमसी जो भी नई स्कीम लॉन्च करे उसको क्रेडिट रेटिंग, एम्पैनल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस स्कीम को क्या करे? रेट करे, प्लस अप्रेजिंग एजेंसी भी उस स्कीम को क्या करे? रेट करे। इज दैट क्लियर? सो वुड यू बी एबल टू राइट? एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए मुझसे बच्चों। इधर ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं प्लीज यू कैन आस्क योर डाउट्स। योशना, तन्वी, पार्थ, प्रतीक्षा, प्रियंका, बेटा कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। ट्रस्टी ऑल्सो एक्ट्स एज व्हाट बेटा? केयर टेकर ऑफ द फंड। ठीक है, पैसा भले ही सीआईएमसी के पास है बट उसका यूटिलाइजेशन कौन, किसकी निगरानी में होता है? ट्रस्टी की निगरानी में होता है। ठीक है, चलिए श्योर आगे बढ़ू। इधर जो बच्चे ऑनलाइन है जवाब नहीं आ रहा है आप लोग का। ओके प्रियंका श्योर, पार्थ, योशना, शैल आई प्रोसीड फर्दर बेटा? चलिए, टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्टीशिप। सर ये चैप्टर कितने मार्क का है? तन्वी इज आस्किंग। 5 मार्क का मान लीजिए बेटा, आई थिंक 5 मार्क्स का आना चाहिए, 5 से 7 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, नाउ आई विल स्टार्ट विद टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्टीशिप। बच्चों, टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? बच्चों देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि ये ट्रस्टी जो है इसका इसका प्राइम लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रस्टी का प्राइमरी मोटिव क्या है अपॉइंट होने का? सीआईएमसी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, करेक्ट है? इन्वेस्टर्स के भले के लिए काम करना। बट मान लीजिए कि ट्रस्टी जो है अपने रूल्स को बराबर से डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। ट्रस्टी इज इग्नोरिंग द वायलेशंस मेड बाय सीआईएमसी। सीआईएमसी ने इन्वेस्टर को प्रॉमिस किया था कि डिविडेंड पे करेगी, बट सीआईएमसी ने उस डिविडेंड को पेमेंट नहीं किया। कैन आई से ट्रस्टी शुड हैव टेकन एन एक्शन अगेंस्ट द सीआईएमसी? ट्रस्टी शुड हैव इन्फॉर्म्ड दिस टू सेबी, बट ट्रस्टी डिड नॉट डू सो। ट्रस्टी ने ऐसा नहीं किया। तो इस केस में क्या होना चाहिए था? तो इस केस में बच्चों सेबी का दिमाग खराब होगा। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान देखिए, तो ट्रस्टी का ऑफिस कब कब खत्म हो जाता है? नंबर 1, अगर ट्रस्टी एक कंपनी है और वो कंपनी किस में चली जाती है? वाइंडिंग अप में। नंबर 2, 3/4 ऑफ यूनिट होल्डर्स मिलके मीटिंग लेते हैं और एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, किस चीज का? ट्रस्टी को रिमूव कर दो। ओके, सेबी खुद से रिमूव कर देती है। अच्छा, लेकिन सेबी जब खुद से रिमूव करेगी तो सेबी क्या देगी ट्रस्टी को? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। अच्छा, ट्रस्टी खुद से क्या कर देता है अपने ऑफिस से? ट्रस्टी खुद ही रिजाइन कर देता है। सेबी बोलती कि बेटा तू खुद रिमूव हो जा, तू खुद रिजाइन कर दे, नहीं तो अगर तूने खुद रिजाइन नहीं किया तो मैं तेरे को रिमूव कर दूंगी। चलिए लेट्स सी नोट्स में क्या लिखा अपन ने।
ऑन हैपनिंग ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी ऑफ सीआईएमसी शैल कम टू एन एंड। अगर नीचे लिखी हुई घटनाएं घटती हैं, अगर नीचे लिखी हुई घटनाएं घटेंगी तो ट्रस्टी का ऑफिस क्या हो जाएगा, इट विल कम टू एन एंड। पहला, रजिस्ट्रेशन विद सेबी एज अ डिबेंचर ट्रस्टी इज कैंसल्ड। आपका रजिस्ट्रेशन किसके साथ था, सेबी के साथ था, वो आपका सेबी ने रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब तुम डिबेंचर ट्रस्टी ही नहीं हो रजिस्टर्ड सेबी के साथ, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी। खुद से आपको शर्म होती है, आप खुद से रिजाइन कर देते हो। 3/4 यूनिट होल्डर्स, अच्छा 3/4 यूनिट होल्डर कैसे, 100 के 75 या फिर जिन लोगों के पास टोटल यूनिट्स के 75% है, वैल्यू लिखा है ना, 3/4 यूनिट होल्डर्स इन वैल्यू, मतलब अगर टोटल यूनिट 100 करोड़ की इश्यू की है सीआईएमसी ने, तो जिसके पास क्या है 3/4 मतलब 75 करोड़ की यूनिट, भले ये 4 लोग ही क्यों ना हो, भले ये 4 लोग ही क्यों ना हो, तो इन 4 लोगों ने अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया तो रेजोल्यूशन किसने पास किया है, 100 करोड़ में से 75 करोड़ यूनिट्स जिसके पास है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। याद रखना 3/4 ऑफ नंबर नहीं, कितने इन्वेस्टर हैं, क्या बोल रहा हूं, 3/4 इन वैल्यू, 3/4 इन वैल्यू। उसके बाद ट्रस्टी एक कंपनी था और वो कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई। सेबी क्या करता है बच्चे, सेबी आपको रिमूव करने का ऑर्डर देता है, आपको निकालने का ऑर्डर कौन दे रहा है, सेबी। और जब सेबी आपको निकालने का ऑर्डर दे रहा है, सेबी आपको निकालने का क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो कितने महीने का, 3 महीने का सेबी आपको टाइम देता है कि क्या कीजिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब सेबी ने आज ऑर्डर किया तो आपका ऑफिस आज ही चला जाएगा, नहीं, कितने महीने तक रहेगा आपके पास, 3 महीने तक आपके पास ऑफिस रहेगा, मतलब 3 महीने का टाइम है कि आप सेबी को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। और जब सेबी आपको रिमूव करती है तो क्या देती है, रीजंस आपको लिखने के लिए देती है, मतलब सेबी खुद एक रीजन नोट करती है कि मैं इन ग्राउंड्स के आधार पे उसको रिमूव कर रही हूं। तो रिमूव करने के बाद आपके पास कितने महीने का टाइम है, यू हैव 3 months का टाइम टू गिव व्हाट बेटा, रिप्रेजेंटेशन। तो आपका रिमूवल इमीडिएटली होगा या फिर यू विल वेट फॉर 3 months, डिपेंड्स अपॉन सेबी का ऑर्डर। सेबी अगर ऑर्डर में लिखे कि भाई तू कल से काम करना बंद कर दे और 3 महीने के अंदर रीजन दे, तो अगर सेबी बोलते कि तू 3 महीने कंटिन्यू कर लेकिन 3 महीने मुझे क्या दे, एक्सप्लेनेशन दे, ऐसा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि सेबी के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, तो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको वो ग्राउंड्स बता दिए। कौन से ग्राउंड्स बता दिए, ऐसे कौन कौन से ग्राउंड है जिसके आधार पे क्या होता है, अपन किसको रिमूव कर देते हैं, वी रिमूव द ट्रस्टी, या ट्रस्टी का ऑफिस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, टर्मिनेशन ऑफ द अग्रीमेंट विथ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसका मतलब क्या है, कौन सा अग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है। अगर आपको याद हो इस पूरे चैप्टर में मैंने अग्रीमेंट एक ही पढ़ाया आपको, जो किसके बीच में होता है, एग्जैक्टली जो अग्रीमेंट ट्रस्टी और सीआईएमसी के बीच में होता है। मैंने आपके साथ इसी चीज के बारे में डिस्कस किया है। सो बच्चों, अगर ट्रस्टी और सीआईएमसी का अग्रीमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक पार्टी छोड़ के जाएगी। अब ट्रस्टी कब छोड़ के जाएगी वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब यहां पे देख लीजिए क्या है, टर्मिनेशन ऑफ द अग्रीमेंट विद द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो ट्रस्टी और सीआईएमसी का जो अग्रीमेंट था वो क्या हो रहा है बच्चों, खत्म हो रहा है। इसका मतलब छोड़ के कौन जा रहा है, ट्रस्टी। तो पहले ही मैंने बता दिया कब कब छोड़ के जाएगी। तो बच्चों यस, इन द बिलो मेंशन केसेस द सीआईएमसी विल सीज टू फंक्शन। इस केस में किसका काम खत्म हो जाएगा, ट्रस्टी वहीं पे रहेगा, इन्वेस्टर वहीं पे रहेंगे, बाहर कौन हो जाएगा, सीआईएमसी बाहर हो जाएगी बच्चों। सो वी हैव द प्रोविजन टू रिमूव सीआईएमसी ऑल्सो इन केस अगर सीआईएमसी ने लगातार अपनी ड्यूटीज क्या की, डिस्चार्ज करने में डिफॉल्ट किया है, सीआईएमसी इन्वेस्टर के लिए हित में काम नहीं कर रही, सीआईएमसी स्कीम के पैसे को डाइवर्ट कर रही है, किसी और पर्पस के यूज कर रही है। ठीक है, नाउ ध्यान से, इफ सीआईएमसी इज वुंड अप अंडर कंपनीज एक्ट, तो सबसे पहले सीआईएमसी वाज अ कंपनी बच्चों, सीआईएमसी क्या थी, कंपनी थी, और कंपनीज एक्ट के अंदर सीआईएमसी को क्या कर दिया गया, वाइंड अप कर दिया गया। तो अगर सीआईएमसी कंपनी थी और कंपनीज एक्ट के अंदर वाइंड अप हो गई तो सीआईएमसी की आइडेंटिटी खत्म, तो उसका ऑफिस रहेगा, उसका ऑफिस भी चला जाएगा, ऑफिस भी चला जाएगा, इट वोंट एक्ट एज व्हाट बेटा, सीआईएमसी। दूसरा, या फिर 3/4 इन द वैल्यू ऑफ द यूनिट होल्डर पास अ रेजोल्यूशन एंड रिमूव द सीआईएमसी बाय कैंसिलिंग द अग्रीमेंट। कितने लोगों ने बच्चों,
3/4 यूनिट होल्डर्स, नंबर या वैल्यू, वैल्यू वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने मीटिंग बुलाई और सब लोगों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इसको भगाओ साले को। किसको भगाओ? सीआईएमसी को भगाओ, ये सीआईएमसी अच्छा काम नहीं कर रही है। यूनिट होल्डर्स के हित में सेबी या फिर ट्रस्टी, सेबी खुद से या फिर ये अपना सीआईएमसी का ट्रस्टी, किसका अप्रूवल लेने के बाद? सेबी का अप्रूवल लेने के बाद, एंड आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड to CIMC decide to terminate the agreement with the CIMC. In all these cases, agreement between the trustee and CIMC shall come to an end. तो बच्चों, क्या अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रस्टी को कब कब रिमूव कर, CIMC को कब कब रिमूव होता है या CIMC का ऑफिस कब कब खत्म हो जाता है, तो अगर CIMC की एक कंपनी थी और वो क्या हो जाती है, 3/4 ऑफ एक रेजोल्यूशन पास कर दे। तीसरा, सेबी रिमूव कर दे, लेकिन सेबी जब रिमूव करेगी तो क्या देगी? चौथा, क्या ट्रस्टी रिमूव कर सकता है? लेकिन ट्रस्टी खुद से रिमूव करेगा या पहले सेबी का अप्रूवल लेगा? सेबी का अप्रूवल लेगा। और इस केस में भी सीआईएमसी को क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और इन सारे केसेस में सीआईएमसी और ट्रस्टी का अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब रिमूव होने के बाद क्या होगा बच्चों? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो छोड़ के कौन सा देश? सीआईएमसी चले गए। क्या ना, इसे सीआईएमसी पिक्चर से बाहर होगी। लेकिन स्कीम तो अधूरी पड़ी हुई है अभी भी। स्कीम के ऑब्जेक्टिव से फुलफिल नहीं हुआ। इन्वेस्टर का पैसा अभी तक वापस हुआ नहीं है। अरे भाई क्या होगा? आधे में छोड़ के चला गया है सीआईएमसी, अब क्या होगा? क्या ना, इसे वी कैन अपॉइंट अ न्यू सीएमसी, क्योंकि अब स्कीम तो बीच में रखी हुई ना। इन्वेस्टर को अभी तक रिटर्न मिला नहीं है, या मिला है तो पूरा रिटर्न मिला नहीं है। इन्वेस्टर का पैसा तो अभी भी अटका हुआ है। सीआईएमसी को निकाला है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस न्यू सीआईएमसी रजिस्टर्ड विद सेबी शैल बी अपॉइंटेड। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। इफ द ट्रस्टी विशेस द टर्मिनेटेड सीआईएमसी और ट्रस्टी इटसेल्फ may act as CIMC till the new trustee is, sorry, till the time new CIMC is appointed. क्या बोल रहे हैं बच्चों? कितने महीने का टाइम है? जितने CIMC जिस दिन छोड़ के गई है, पुरानी CIMC जब छोड़ के गई, उसके कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर क्या किया जाएगा बच्चों? नए CIMC को अपॉइंट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? और इन 3 महीनों के दौरान कौन कर सकता है? जो पुरानी सीआईएमसी थी उसको बोल सकते हैं कि यार तू कंटिन्यू कर ले। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। या फिर ट्रस्टी जो है, जो भी सीआईएमसी के रूल्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो कौन डिस्चार्ज कर सकता है? ट्रस्टी खुद से भी डिस्चार्ज कर सकता है। और ये दोनों कब तक के लिए? मैक्सिमम 3 महीने के लिए, जब तक नया ट्रस्टी, नई सीआईएमसी अपॉइंट नहीं होती। ठीक है ना। The CIMC appointed will replace as a party in all the documents in which previous CIMC was a party. किसकी बात कर रहे हैं मैम? बच्चों अब नई CIMC अपॉइंट हो गई, तो ये नई CIMC वो क्या बन जाएगी? नई CIMC क्या बन जाएगी? उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की पार्टी बन जाएगी। उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या बन जाएगी? पार्टी बन जाएगी। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की पार्टी कौन थी? पुरानी CIMC थी। ठीक है। तो जो स्कीम डॉक्यूमेंट में CIMC का नाम लिखा हुआ था, इन्वेस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जो सीआईएमसी का नाम लिखा था, इन्वेस्टर से पैसे लेने के बाद जो उनको रिसीट गई है उसमें पुराने सीआईएमसी का नाम लिखा हुआ था, हर जगह किसका नाम आ जाएगा? नए सीआईएमसी का नाम आ जाएगा। ठीक है। फॉर ऑल द एक्ट टिल डेट ऑफ रिमूवल द प्रीवियस सीआईएमसी विल बी लायबल। करेक्ट है क्या? मतलब जिस दिन तक उसको रिमूव किया था उस डेट तक जो भी कांड हुए हैं, और अगर 3 महीने एक्सटेंडेड पीरियड में भी उसको अपॉइंट किया था, तो जितने भी कांड उसके कार्यकाल के दौरान में हुए हैं, भले उसके जाने के बाद समझ में आए हों, मैं सीआईएमसी था, मैंने सीआईएमसी रहते रहते जो जो कांड किए हैं, भले मेरे को निकाल दिया गया, मेरे निकालने के 2 साल के बाद भी कोई कांड समझ में आता है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए जिम्मेदार पुरानी सीआईएमसी ही होगी। इज दैट क्लियर? नाउ इफ नो सीआईएमसी कंसेंट्स टू बी अपॉइंटेड इन 3 months, then further 3 months will be given, and if in those 3 months also no CIMC consents to be appointed, then trustee may wind up the CIS. बच्चों तो लफड़ा हो गया। हमने 3 महीने के अंदर नया CIMC अपॉइंट करना था ना, 3 महीने निकल गए, कोई नया CIMC नहीं आया, तो एग्जिस्टिंग CIMC या फिर ट्रस्टी कितने महीने के लिए काम करेगा? और 3 महीने का टाइम। तो एक्स डेट को रिमूवल हुआ, तो एक्स से 3 मंथ्स के अंदर अपॉइंट करना था, नहीं हुआ, तो
3 मंथ्स और ढूंढेंगे नहीं, लेकिन इस बीच में भी मतलब जिस दिन रिमूव हुआ उससे 6 महीने के अंदर कोई भी नई सीआईएमसी बनने के लिए तैयार नहीं होती, तो क्या करेंगे बच्चों? कहना इसे ट्रस्टी जो है वो स्कीम को क्या कर देगा? वाइंड अप कर देगा। इज दैट क्लियर? बोला? ठीक है, तो ट्रस्टी क्या कर देगा बच्चों? व्हाट वुड द ट्रस्टी डू? यस, तो ट्रस्टी बोलेगा भाड़ में गई, पूरी स्कीम को ही हम क्या कर रहे हैं? पूरी स्कीम को ही हम बंद कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? एंड वी वुड अपॉइंट, व्हाट वी वुड अपॉइंट, हम नई सीएमसी अपॉइंट करेंगे। ठीक है, नाउ an agreement for managing the collective investment scheme property should be executed in the favor of what beta? New CIMC। बोल दो। Exactly, an agreement for managing the CIS property should be executed in favor of new CIMC। कहने का मतलब है जब नई CIMC अपॉइंट होगी तो उसके साथ क्या किया जाएगा? एक फ्रेश अग्रीमेंट होगा, किसका? प्लस न्यू। चलिए, आई वुड गिव अ क्वेश्चन, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। XYZ CIMC was, sorry, was नहीं, is managing a scheme. However, XYZ CIMC is making a regular breach in performance of its duties। XYZ CIMC क्या कर रही है? रेगुलर ब्रीच कर रही है, किसमें? अपनी ड्यूटीज को क्या करने में? परफॉर्म करने में। ठीक है, हेंस द ट्रस्टी ऑफ CIMC of XYZ CIMC wants to remove XYZ CIMC। Can trustee do so? And if yes, how would CIMC be managed after removal of XYZ CIMC? चलिए लिखिए इसका आंसर, तुरंत लिखिए, राइट इट इमीडिएटली। मैं 1 मिनट में आया।
चलिए, सो how would you write its answer? कैसे लिखेंगे इसका आंसर अपन? सबसे पहला, अंडर SEBI CIS regulations 1999 provisions are made for cancellation of the agreement with CIMC. ठीक है, प्रोविजन बनाए गए हैं किसके लिए? CIMC के साथ अग्रीमेंट को क्या करने के लिए? कैंसिल करने के लिए. ठीक है, नाउ in case the trustee wishes to remove a CIMC, he can pass an order for removal of CIMC with the approval of SEBI, and in this case opportunity of being heard will be given to the concerned CIMC. ठीक है, now next point, upon removal of CIMC within 3 months new CIMC will be appointed by trustee. Until the time new CIMC is appointed, और जब तक क्या होता है, नई CIMC अपॉइंट होती है, ट्रस्टी में आस्क the existing CIMC to continue, or trustee may himself act as CIMC. If no CIMC is appointed in 3 months, then further 3 months are given for appointment, and if in further period also no CIMC is appointed, trustee will wind up the scheme and repay the money to whom बच्चों? Unit holders. तो ऐसा कार्यक्रम बना लेना. ठीक है, लिखा सबने? सब बच्चों, ऐसा आंसर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में. ठीक है, सो प्लीज सारे लोग लिख लीजिएगा मेरे साथ, तो आपका एक राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा आज का. चलिए आगे बढ़ जाएंगे बच्चों. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट बच्चों? प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग ऑफ द स्कीम ऑफ CIMC. ठीक है, चलिए. सो CIMC सॉरी, सो अगर किसी CIMC को क्या करना है, इफ अ CIMC वांट्स टू लॉन्च अ न्यू स्कीम, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, चलिए. सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉन्च न्यू स्कीम?
न्यू स्कीम का मतलब क्या हो गया बच्चों? नहीं, अच्छा, हाँ। तो बच्चों सबसे पहले अगर आपको याद हो कि मेरी सीआईएमसी, पहले मैंने सीआईएमसी को कंपनीज एक्ट के अंदर क्या किया था? इनकॉर्पोरेट किया था। यस नो? इनकॉर्पोरेट करने के बाद यस आपने इनकॉर्पोरेट करने, नहीं इनकॉर्पोरेट करने दिए, सेबी के साथ मैंने क्या करवाया, अपनी सीआईएमसी को रजिस्टर कराया। ऐसा ही कार्यक्रम किया था मैंने बच्चों, इफ यू रिमेंबर। तो बच्चों रजिस्टर कराने के बाद सीआईएमसी का मेन काम क्या है? स्कीम्स लॉन्च करना। तो बच्चों अभी सीआईएमसी रजिस्टर होने के बाद पहली स्कीम लॉन्च कर रही है, शहद योजना। कौन सी स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं? शहद योजना। ठीक है, हो सकता है 3 साल के बाद हम क्या करें, गाय योजना लॉन्च करें। हो सकता है 3 साल के बाद हम क्या करें, सुअर योजना स्टार्ट करें। सो कुल मिला के इफ आई एम अ सीआईएमसी, इफ आई एम अ, जैसे म्यूचुअल फंड क्या करता है, अलग अलग स्कीम्स टाइम टू टाइम लॉन्च करता रहता है, इन द सेम मैनर सीआईएमसी भी क्या करेगी, अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग स्कीम्स क्या करती रहेगी, लॉन्च करती रहेगी। ठीक है, चलिए। तो अभी सीआईएमसी नई योजना लेके आ रही है, शहद योजना। तो व्हाट इज द एंटायर प्रोसीजर ऑफ लॉन्चिंग दिस स्कीम? इस पूरी स्कीम को लॉन्च करने की प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जो आपकी न्यू स्कीम है, इसको सबसे पहले तो आपका कौन अप्रूव करेगा? ट्रस्टी प्लस जो आपकी एम्पैनल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो इसको क्या करेगी? रेट करेगी। ठीक है, प्लस लिखा नहीं है डायरेक्टली, बट अप्रेजिंग एजेंसी भी क्या करती है इसको? अप्रेजिंग एजेंसी भी आपको पता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अप्रेजिंग एजेंसी स्कीम को क्या करेगी? अप्रेस करेगी। अप्रेस करेगी मतलब वो चेक करेगी कि स्कीम वायबल है या नहीं है, स्कीम इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपकी स्कीम, ये 3 लोगों ने क्या करनी है? अप्रेस करनी है, एनालाइज करनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को क्या देना है? रेटिंग देनी है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेज जैसे आप क्या बनाते हो, कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है, वैसे ही आपको क्या बनाना है? व्हाट यू हैव टू मेक? यू हैव टू मेक एन ऑफर डॉक्यूमेंट। अब ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या है? अच्छा, सिर्फ ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना है या सेबी के साथ फाइल भी करना है? सेबी के साथ फाइल भी करना है। नो, ऑफर डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या चीजें लिखोगे? सबसे पहला तो आप लिखोगे स्कीम की पूरी डिटेल। स्कीम की पूरी डिटेल लिखोगे आप सीआईएमसी स्कीम की, जो आपकी नई स्कीम है शहद की स्कीम। तो इन्वेस्टर 15,000 रुपीज पे करेगा, उसके नाम पे एक शहद का छत्ता बनाया जाएगा, उस छत्ते से जो, तो वट एवर सब चीजें। ठीक है, उसके बाद सीआईएमसी की डिटेल मतलब सीआईएमसी का प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का एक्सपीरियंस कितना है, सीआईएमसी के यहाँ कितने एम्प्लॉइज हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद सीआईएमसी का जो क्या बना हुआ है, ट्रस्टी बना हुआ है, उसकी पूरी डिटेल। उसके बाद अप्रेजिंग एजेंसी कौन है, उसकी डिटेल, प्लस अप्रेजल रिपोर्ट। अप्रेजल रिपोर्ट मतलब जो अप्रेजिंग एजेंसी ने स्कीम को अप्रेज करके जो क्या दी है, रिपोर्ट दी है, वो। फिर आपकी क्या आ जाएगी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रेटिंग। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये इंश्योर करो कि ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी दी है, वो सारी जानकारी क्या है? सही है। Also ensure कि whatever information you have provided in the offer document, वो सारी जानकारी क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। ठीक है ना? उसके सेबी के साथ तुमने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया। नाउ वेट फॉर कितने के लिए? तुमने जिस दिन फाइल किया है वहां से कितने के लिए वेट करो? 21 डेज के लिए। अगर सेबी ने 21 डेज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, तो अरे तो बच्चों कहना, इसे आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट
आप मान लोगे कि सेबी ने ऑब्जर्वेशन दे दिया है और आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट क्या कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। पब्लिश कर दोगे मतलब आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक को इश्यू कर दोगे। क्या आप एडवर्टीजमेंट वगैरह रिलीज कर सकते हो स्कीम से रिलेटेड? कैन यू रिलीज द एडवर्टीजमेंट एंड ऑल? यस। उसके बाद आपका ऑफर खुल जाएगा। कब तक आपका ऑफर खुला रहेगा? एक बार चेक करना, मेरे हिसाब से कम 90 डेज के लिए आपका ऑफर डॉक्यूमेंट खुला रहेगा। चेक करना, मैक्सिमम मिनिमम है? ओके, सो आपका ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफर खुला रहेगा कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 90 डेज के लिए। इज दैट क्लियर? नाउ मैक्सिमम 90 डेज के लिए खुला रहेगा मतलब अगर मेरा 1 तारीख को खुलता है तो यहां से कितने दिन तक? 90 डेज तक लोग क्या कर सकते हैं, मेरी स्कीम में क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपल कैन इन्वेस्ट इन माई स्कीम। इज दैट क्लियर? नाउ लिसन। तो लोग 90 डेज तक डायरेक्टली मेरी स्कीम में पैसे डाल सकते हैं। हाँ, यानी मैं उनको रिसीट इश्यू कर दूंगा, इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना, अब 2 चीजें होती हैं। अब आपने अपना ऑफर खोल के रखा है तो आपको क्या मिलना चाहिए? अगर आपको आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया या फिर आपको आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। अब मिनिमम सेम जैसे पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज आता है तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन आता है, यहां पे भी सेम चीज है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब अगला सवाल यह है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? नहीं, यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली अलग है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कम से कम, कंफ्यूज मत होना, कम से कम उतना पैसा जितना आपके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जरूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब कम से कम उतना पैसा जितना पैसा आपके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए क्या है, जरूरी है। और इसकी जानकारी कहां पे लिखी है, मतलब किसके हिसाब से? मतलब अब ये प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कम से कम कितना पैसा जरूरी है, ये कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अप्रेजल रिपोर्ट में, जो किसने बनाई है? अप्रेजिंग एजेंसी ने। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहां पे 90% या वो फालतू नहीं होता बच्चों। यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब आपने अपना इश्यू खोला है तो कम से कम इतने लोग आपकी स्कीम में दिलचस्पी दिखाएं, इतने लोग आपकी स्कीम के लिए अप्लाई करें कि जितने लोगों के अप्लाई करने से क्या होगा, आपको उतने पैसे मिल जाएंगे कि कम से कम आपका प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, शुरू हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर मिल जाता है, अगर मिल गया तो जिस दिन आपका ऑफर क्या होता है, क्लोज होता है, उसके कितने वीक के अंदर? 6 वीक के अंदर सबको क्या कर दो, जितने भी इन्वेस्टर हैं सबको यूनिट्स क्या कर दो, अलॉट कर दो। जिस दिन ऑफर क्या हुआ है तुम्हारा, जिस दिन तुम्हारा 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज के ऑफर खुला था, 90 डेज के अंदर लोगों ने अपनी दिलचस्पी बताई होगी। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन लोगों को मिल गया तो 6 वीक के अंदर क्या करो, जिस दिन ऑफर क्लोज हुआ है, ऑफर क्लोज हुआ है मतलब जिस दिन 90 डेज क्या हुए हैं, खत्म हुए हैं, क्या करो बच्चों, यूनिट्स क्या कर दीजिए, अलॉट कर दीजिए, आवंटित कर दीजिए यूनिट्स, और प्लस अपनी यूनिट्स को क्या कर दीजिए, स्टॉक मार्केट में क्या करा दीजिए, लिस्ट करा दीजिए। लिस्ट भी कितने वीक के अंदर कराना है? 6 वीक के अंदर। तो 6 वीक यहां पे याद रखना। दूसरा, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, इफ यू डोंट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो यस, तो जिस दिन आपका ऑफर क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, उसके कितने वीक के अंदर? 6 वीक्स के अंदर व्हाट यू हैव टू डू,
आपको पूरा पैसा क्या करना है, रिफंड करना है। कितने वीक के अंदर, 6। तो जो भी करना है वो आपको कितने वीक के अंदर करना है, 6 वीक्स के अंदर ही करना है। इज एवरीवन विथ मी? या तो आप अलॉट कर दीजिए या फिर रिफंड कर दीजिए 6 वीक के अंदर। अगर नहीं कर पाए 6 वीक के अंदर तो आपको यहां पे क्या लगेगा, यहां पे आपको लगेगा इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? नाउ अब बच्चों जो पैसा आपके पास जो क्या आया है, आपके पास जो एप्लीकेशन मनी आई है, जो आपके पास क्या आई है बच्चों, एप्लीकेशन मनी जो आपके पास आई है, उस पूरी एप्लीकेशन मनी को यू हैव टू कीप इन अ सेपरेट अकाउंट। 90 डेज आपका जब इश्यू खुला था तो लोगों ने क्या किया था, सब्सक्राइब किया था। तो लोगों ने सब्सक्राइब करते वक्त जो भी आपको क्या दिया था, whatever money you got, whatever money you received, उस पैसे को कहां पे रखना है, आपको सेपरेट अकाउंट में रखना है। और उस पैसे में उस जो भी पैसा है वो आपको 2 ही पर्पस के लिए यूज करना है। कौन सा पैसा, जो स्कीम जो लोगों ने अप्लाई किया था ना 90 डेज के अंदर पैसे दिए होंगे आपको, तो वो पैसा आप 2 ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपका ऑफर सक्सेसफुल रहा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला तो आप एडजस्ट कर सकते हो उसको अगेंस्ट अलॉटमेंट। व्हाट इज एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट? तो फॉर एग्जांपल आपके 90 डेज के पीरियड के दौरान आपको 1000 करोड़ रुपए मिला। कितना रुपए मिला? 1000 करोड़ रुपीस। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो 1000 करोड़ रुपीस कहां पे रखे हुए हैं, सेपरेट अकाउंट में रखे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कीजिए 1000 करोड़ रुपीस की क्या अलॉट कर दीजिए, यूनिट्स अलॉट कर दीजिए, और 1000 करोड़ रुपए उस अकाउंट से कहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, CIMC के अकाउंट में डाल दीजिए। तो आपने क्या किया, आपने उस सेपरेट अकाउंट से पैसे निकाल लिए ना। क्यों निकाल लिए पैसे? क्योंकि आपने अलॉटमेंट कर दिया। तो आपने अलॉटमेंट के अगेंस्ट क्या कर दिया, उस पैसे को एडजस्ट कर दिया। और अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो जो भी एप्लीकेशन मनी है वो आप किसके लिए यूज करेंगे, तो आप इस सेपरेट अकाउंट से पैसे निकाल के क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो दिस वाज अ नॉर्मल, ये पूरा क्या बताया मैंने आपको, प्रोसीजर बताया किस चीज के लिए, for launching a new scheme. Is that clear? By whom बच्चों? By a CIMC. Is that clear? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, so what is the first point? No scheme shall be launched by CIMC unless the scheme is approved by trustee and rated by whom बच्चों? Empaneled credit rating agency। ठीक है। Now, before launching of scheme, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है सभी के साथ, जिसमें क्या क्या लिखा रहेगा, स्कीम की डिटेल, CIMC की डिटेल, ट्रस्टी की डिटेल, क्रेडिट रेटिंग, या फिर सभी कोई और डिस्क्लोजर मांगती है वो दे दीजिएगा। The CIMC shall make sure that all the contents of offer document are what बेटा? True and fair. The offer document should also contain true and fair view of what बेटा? मतलब एक मिनट, इसका मतलब क्या हो गया, ऑफर डॉक्यूमेंट में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का भी ट्रू और फेयर व्यू रहेगा। मतलब आपके हिसाब से वो स्कीम अच्छी है या नहीं है। Sufficient information must be given in the offer document so that the investor are able to make what बेटा? Informed decision, मतलब समझदारी भरा फैसला इन्वेस्टर्स कर सके। क्या पढ़ने के बाद? ऑफर डॉक्यूमेंट में कम से कम इतनी जानकारी शेयर कीजिए कि इन्वेस्टर एक समझदारी भरा फैसला ले सके कि उनको पैसे लगाने हैं या फिर पैसे नहीं लगाने हैं। ठीक है। सभी में इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर आस्क CIMC टू डू सच चेंजेस इन द ऑफर डॉक्यूमेंट एज इट थिंक्स फिट। सभी क्या कर सकती है, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में चेंजेस करवा सकती है। यस, if SEBI does not take any objection in the offer document within a period of 21 days from the date of filing the offer document, the scheme may be launched by CIMC and offer document आप किसको इश्यू कर सकते हो, पब्लिक को इश्यू कर सकते हो। स्कीम मैक्सिमम कितने के लिए ओपन रह सकती है, 90 डेज के लिए। If minimum subscription is not received, then within a period of 6 weeks from the date of close of the scheme, the money shall be, और अगर 6 वीक से तुम लेट करते हो तो कितने % का इंटरेस्ट लगेगा। तो बच्चों एक्स डेट को आपका ऑफर डॉक्यूमेंट, आपका PO इश्यू खुला, कितने दिन तक खुला रहा, अच्छा मैक्सिमम 90 डेज है, आप 45 डेज तक के लिए भी खोल सकते हो। ओके, 90 डेज तक आपका ऑफर खुला, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, तो 90 डेज के अंदर कितने, अगले कितने वीक्स,
6 वीक मतलब 42 डेज, 90 डेज के बाद अगले 40 डेज के अंदर रिफंड करना है। नहीं कर पाया तो 6 वीक के बाद जितना क्या करोगे, लेट करोगे, उसके ऊपर कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना है आपको? 15%। 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए? दिस इज वार्षिक ब्याज, एनुअल इंटरेस्ट है। तो अगर आप 2 महीना लेट करते हो तो 15% इंटू 2/12 हो जाएगा, ठीक है? 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आपको। नाउ द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज मेंशन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट विल बी एटलीस्ट, कितना होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन? अरे मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना? यस, एटलीस्ट इट मींस इट शुड नॉट बी लेस देन मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एटलीस्ट कितना? द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू कमेंस द प्रोजेक्ट, कम से कम उतना अमाउंट जो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जरूरी है। जो किसने चेक किया है? अप्रेजिंग एजेंसी ने। अलॉटमेंट हैज टू बी मेड कितने महीने के अंदर? 6 वीक्स, विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू। अगर सीआईएमसी ने क्या रिसीव किया है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। द यूनिट्स ऑफ सीआईएमसी शैल बी लिस्टेड कितने वीक के अंदर? 6 वीक के अंदर। एडवर्टीजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम शैल बी एज पर द एडवर्टीजमेंट कोड गिवन इन द, जो भी आप एडवर्टीजमेंट वगैरह लॉन्च करोगे वो कैसे लॉन्च करोगे? एडवर्टीजमेंट कोड जो 7th शेड्यूल में दिया है उसके हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग, आगे है अपने में। द एडवर्टीजमेंट फॉर ईच कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम शैल डिस्क्लोज द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब कि स्कीम में पैसा क्यों डालोगे आप, तो क्यों डालेंगे? शहद पाने के लिए, और शहद से क्या हो? शहद बेच के रिटर्न मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टर के लिए क्या जनरेट करना? रिटर्न जनरेट करना। एंड ऑल्सो द मेथड एंड पीरियोडिसिटी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सीआईएस प्रॉपर्टी। और क्या बताना आपको? तो जो भी आप एडवर्टीजमेंट इश्यू करोगे उसमें आपको बताना है कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है और सीआईएमसी का जो वैल्यूएशन है, सीआईएमसी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वैल्यूएशन करने का मेथड क्या होगा, और पीरियोडिसिटी मतलब फॉर एग्जांपल हर 3 महीने में हम सीआईएमसी की प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। अप्रेजिंग एजेंसी का भी कटेगा। अगर कुछ भी ऑफर डॉक्यूमेंट में गलत जानकारी निकल के आती है तो क्या अप्रेजिंग एजेंसी भी निपट सकती है? यस। द अप्रेजिंग एजेंसी हुज अप्रेजल रिपोर्ट इज इंक्लूडेड इन द offer document and has given a written consent for inclusion of the appraisal report in the offer document shall also be liable for any statement in the appraisal report which is misleading, incorrect or false। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था क्रेडिट रेटिंग वालों का भी आएगा, रेटिंग आएगा, ट्रस्टी का अप्रूवल आएगा, प्लस अप्रेजिंग एजेंसी का ही मैंने बताया था। तो अप्रेजिंग एजेंसी क्या करती है ना, पूरी अप्रेजल रिपोर्ट बनाती है और उसके बाद अप्रेजिंग एजेंसी कंसेंट देती है। क्या कंसेंट देती है? कि मेरी अप्रेजल रिपोर्ट को आप क्या कर लो, अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में ऐड कर लो। तो अगर अप्रेजल रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ है, कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट है तो क्या अप्रेजल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी? तो अप्रेजल एजेंसी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? ऑफर डॉक्यूमेंट में गलती है उसके लिए, या ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जो अप्रेजल रिपोर्ट है उसमें गलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? अप्रेजल रिपोर्ट में अगर कुछ मिस्टेक्स है, लेकिन वो भी कब? जब अप्रेजल एजेंसी ने रिटन कंसेंट दिया है कि अप्रेजल रिपोर्ट को कहां पे ऐड करो। सर वो कंसेंट देगी क्या? वो देगी नहीं, तो उसको हम पैसे क्यों देंगे? क्योंकि अप्रेजल रिपोर्ट पढ़ के तो लोग क्या करेंगे? पैसे डालेंगे ना। द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द एडवर्टाइजमेंट मटेरियल शैल नॉट बी मिसलीडिंग और कंटेन एनी स्टेटमेंट और ओपिनियन विच आर व्हाट बेटा? इनकरेक्ट और फॉल्स। Where an offer document or advertisement including any statement or opinion, what beta? Which are incorrect, false or misleading, क्या होगा? Every person who is a director of CIMC at the time of issue of the offer document plus every person who has issued the offer document shall be punishable under the act. Which act? SEBI Act के अंदर punishable होगा, ठीक है? मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स के लिए पनिशेबल होगा। ऑफर डॉक्यूमेंट में अगर गलती है तो कौन कौन बच्चों? कलेक्ट सीआईएमसी का सारे डायरेक्टर प्लस सीआईएमसी का कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, उसने ही ऑथराइज किया होगा, उसने ही चेक किया होगा। तो जिस बंदे सारे डायरेक्टर जाएंगे काम से, प्लस सीआईएमसी का वो ऑफिसर भी जाएगा जिसने क्या किया है? प्रोस्पेक्टस को इश्यू करना ऑथराइज किया है, ऑफर डॉक्यूमेंट को इश्यू करना ऑथराइज किया। कौन सा ऑफर डॉक्यूमेंट? जिसमें गलत जानकारियां थी। However, if the above persons, अगर ऊपर लिखे लोग क्या कर दें? Prove that statement or opinion was immaterial। सर वो हमने सिर्फ वहां पे ना एक कॉमा नहीं लगाया था। सर वो कई बार ऐसा होता है ना, एक कॉमा ना लगाने के कारण मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है।
सर वो सिर्फ एक कॉमा लगाना भूल गए थे सर, मतलब, और उस कॉमा ना लगाने से इन्वेस्टर का कोई नुकसान नहीं है। एग्जांपल सर, सीआईएमसी की लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमने बताया था कि प्रॉफिट 10 करोड़ था, हमने बताया था, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 9,99,99,950 था। सर सिर्फ 50 रुपए का ही गड़बड़ है, मतलब हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में बैलेंस शीट लगाते हैं ना अपनी, तो हमने सिर्फ 50 रुपए का ही गलत दिखाया सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू believe at the time of issue of the offer document or advertisement that statement was true, but the statement later became a misstatement। मतलब, अच्छा, मेरी स्कीम कौन सी है? शहद स्कीम है, ठीक है। मैं सीआईएमसी का डायरेक्टर हूं, मैंने सीआईएमसी के ऑफर डॉक्यूमेंट में एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कि आने वाले टाइम पे शहद की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि शहद जो है, शहद से काढ़ा बनता है, और अभी कोरोना के टाइम पे काढ़े का बहुत चलन है, तो शहद की डिमांड अनाप शनाप होने वाली है, ठीक है। मैंने ये स्टेटमेंट, और इसलिए लोगों को शहद की स्कीम में पैसा लगाना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट लिखा था, ये स्टेटमेंट जो मैंने दिया था, ये किसकी वेबसाइट से उठा के दिया था? ये मैंने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से उठा के ये स्टेटमेंट कॉपी करके ऑफर डॉक्यूमेंट में दिया था। मैंने जिस दिन डॉक्यूमेंट दिया, मैंने जिस दिन आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से वो उठाया, वो लाइन उठाया, अब आयुष मंत्रालय की वेबसाइट में जो लिखा है, भारत सरकार के मंत्रालय की जो वेबसाइट पे लिखा है, वो तो सही होगा ना, मैं तो ये मान सकता हूं। बट मैंने जिस दिन वो कॉपी किया, उसके 2 दिन के बाद आयुष मंत्रालय ने हटा दिया, और उल्टा आयुष मंत्रालय 2 दिन के बाद आयुष मंत्रालय की वेबसाइट में लिखा कि शहद जो है वो काढ़े में यूज नहीं होगा, और शहद लोगों को कम लेना चाहिए, बिकॉज उससे डायबिटिक्स का या नॉर्मल इंसान का भी शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये कब आया? 2 दिन के बाद आया। लेकिन जब मैंने डाला था तो शहद के बेनिफिट बताए गए थे। तो फिर किसी ने ऑब्जेक्शन सभी में शिकायत कर दी कि दुष्यंत जैन ने, ये सीआईएमसी ने वो बताया है कि काढ़ा शहद का डिमांड बढ़ेगा, बट आयुष मंत्रालय की वेबसाइट तो कुछ, क्या इस केस में मुझे पनिशमेंट मिलेगी? मैं प्रूफ कर दूंगा सर कि जब मैंने वो स्टेटमेंट डाला था, जब मैंने वो स्टेटमेंट ऑफर डॉक्यूमेंट डाला था, तो मुझे पूरा यकीन था कि वो स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो मेरी गलती है या फिर मंत्रालय की गलती है? मंत्रालय की गलती है, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रस्टी एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ व्हाट बेटा? चलिए आंसर लिखेंगे इसका। राइट द आंसर एवरीवन। पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, जिन लोगों के नोट्स में क्वेश्चन नहीं है प्लीज इस आंसर क्वेश्चन लिखो पहले। राइट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन स्टार्ट द आंसर। प्लीज स्टार्ट। आप अपना लिखिए आंसर, मैं अपना लिखता हूं, एंड देन लास्ट में वी कैन मैच, ठीक है।
फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द आंसर। ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं और ऐसे करके आप ये आंसर लिखेंगे तो 6 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। ये लिखा सब लोगों ने, ऐसे स्टार्ट करना है इसका आंसर। यू हैव टू स्टार्ट द आंसर लाइक दिस। पहले आपको ये बताना है कि भाई ये बहुत जरूरी है, मतलब उसने बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो बेसिकली आपको ये बताना है कि ट्रस्टी आपके ट्रस्टी जो है वो सीआईएमसी के साथ कोऑर्डिनेट कब करेगा। देखो, तो ट्रस्ट ये वर्क्स अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द ट्रस्टी। सीआईएमसी किसकी देखरेख में चलती है? ट्रस्टी की देखरेख में। इट इज द ट्रस्टी हु अप्रूव्स द न्यू स्कीम ऑफ सीआईएमसी एंड आल्सो टेक्स वेरियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीआईएमसी। Trustee also ensure that CIMC does not do any act which affects the investor. Yes or no? So it will be in the interest of CIMC. इसलिए CIMC के लिए अच्छा ये होगा, क्या अच्छा होगा कि वो ट्रस्टी के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करे। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी जो है बहुत सारा क्लोज वॉच रखता है CIMC की एक्टिविटी। तो ट्रस्टी के नीचे लिखे हुए राइट्स हैं और उसके ये राइट्स लिख देना। So if CIMC makes all the compliances properly, there would be less interference from the trustee and CIMC can do its all the functions, और CIMC अपने सारे functions को क्या कर सकती है? स्मूथली कर सकती है। Is that clear? So ये चीज ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ सीआईएमसी। ट्रांसफर ऑफ यूनिट किसके लिए? कौन ट्रांसफर करेगा? यूनिट होल्डर्स। अब आपकी स्कीम बढ़िया हो गई, लॉन्च हो गई, लिस्ट हो गई, यूनिट्स अलॉट हो गई, तो द यूनिट्स ऑफ द स्कीम शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। शैल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर फिजिकल फॉर्म में यूनिट्स है तो द ट्रांसफर ऑफ यूनिट विल हैव टू बी अप्रूव्ड विद इन 30 days बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीआईएमसी फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ यूनिट्स। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो मतलब सीआईएमसी की यूनिट फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो अगर फिजिकल फॉर्म में है तो बोर्ड ऑफ, सेम जैसे कंपनी के शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं ट्रांसफर को, वैसे ही इसके ट्रांसफर को कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन के अंदर? 30 days। कहां से? तो अगर मैं, मेरे पास सीआईएमसी की यूनिट है, मैं आपको बेच रहा हूं नील, तो क्या करेंगे? मैं एक पे अग्रीमेंट पे साइन करूंगा, जो यूनिट है फिजिकल फॉर्म में वो यूनिट उठा के अपन किसके पास भेजेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भेजेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हम जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलेगा यूनिट, उसके 30 दिन के अंदर अप्रूव करेंगे। रजिस्टर में मेरा नाम हटा के आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो विल बी ट्रांसफर एज पर द बायलॉज ऑफ द डिपॉजिटरीज। प्लस आप ये भी याद रखिएगा कि सारी जो यूनिट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती हैं? लिस्टेड होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो स्टॉक एक्सचेंज में भी आप क्या कर सकते हैं? उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में भी किसके हिसाब से ट्रांसफर होंगी? जो डिपॉजिटरी है उनके बायलॉस के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? मनी टू बी कैप्ट इन सेपरेट अकाउंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। मैंने बताया था कि आपको ये मनी टू बी कैप्ट इन सेपरेट अकाउंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, बताइए। एग्जैक्टली, the subscription amount received from the investor should be kept in a separate bank account in the name of whom बच्चों? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और किस लिए यूटिलाइज होगा? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट यूज कर लो। एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स ओनली आफ्टर द ट्रस्टी हैज रिसीव्ड अ स्टेटमेंट फ्रॉम द टू द इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट स्टेटिंग दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। तो सबसे पहला पर्पस क्या है? अगर आपको, तो एक मिनट, जो भी लोगों से पैसा आता है उसको आप एक अलग अकाउंट में रखते हो, और वो सीआईएमसी के अकाउंट में कब ट्रांसफर होगा? मतलब सीआईएमसी उस पैसे को यूज कब करेगी? यस, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है। और इस चीज की पुष्टि कौन करेगा? जो रजिस्ट्रार टू द इश्यूज हैं, जिन लोगों ने इश्यूज से रिलेटेड काम किया, जो इंटरमीडिएटरीज हैं इश्यू की,
जो अपन ने पढ़ा है रजिस्ट्रार टू द इश्यू, जो नए इश्यू में अपॉइंट होते हैं, तो रजिस्ट्रार टू द इश्यूज लिख के दें। क्या लिख के दें? कि भाई हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यस और नो। तो और किसको दे दें? ट्रस्टी को दे दें। किसको दे दें? तो फिर ट्रस्टी परमिशन दे देगा सीआईएमसी को कि वो पैसा आप ले सकते हो, आपने यूनिट्स अलॉट कर दिए, उसके अगेंस्ट आप पैसे निकाल सकते हो। और दूसरा, और फॉर रिफंड ऑफ मनी इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट एज स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। अच्छा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन था तो? अरे ओवर सब्सक्रिप्शन था तो अपने को 100 करोड़ चाहिए था, बट लोगों ने 150 करोड़ दिया, तो कुछ नहीं, 100 करोड़ रुपए एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट, और 50 करोड़ रुपए क्या कर देंगे? और 50 करोड़ रुपए अपन क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। द मनीज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम शुड बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम। हाँ या ना? जो भी पैसा क्या हुआ है स्कीम के हिसाब से, बच्चों कुल मिला के आपको पैसे डाइवर्ट नहीं करने। स्कीम को जो भी पैसा मिला है वो स्कीम के पर्पस के लिए आप क्या करोगे? स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करोगे? यूज करोगे। नाउ any unutilized amount lying in the account of collective investment scheme should be invested in the manner as disclosed in the offer document. Which unutilized amount? मतलब स्कीम में पैसा लगने के बाद अगर एक्स्ट्रा बच जाए, तो जैसे स्कीम का खर्चा था 100 करोड़ रुपए, आपने पूरी स्कीम एकदम सुअर लोगों का फार्म हाउस बना दिया, आपने बोला था 10,000 सुअर आएंगे, 10,000 सुअर भी आ गए, सब सुअर के हट्स, टेंट, सब कुछ रेडी कर दिया। स्कीम में आपको मिला था कितना करोड़? 110 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए में स्कीम एकदम टकाटक रेडी हो गई। कितना बच गया आपका? 10 करोड़ रुपए। अब आपने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा था, क्या लिखा था? कि अगर स्कीम में पैसे लगाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो उसकी हम बैंक में एफडी कर देंगे। तो स्कीम में आप बैंक में एफडी कर दो। तो स्कीम में पैसे लगने के बाद अगर एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो उसका क्या करोगे? आप उसी तरीके से यूज कर सकते हो जिस तरीके से आपने ऑफर डॉक्यूमेंट लिखा है। तो क्या हमको ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखना है? यस। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ द फंड्स। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कुछ नहीं, पैसे जो हैं वो आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे? स्कीम के ऑब्जेक्टिव में। हर एक स्कीम के पैसे आपको क्या रखने हैं? अलग बैंक अकाउंट में रखने हैं। आपको एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में डालना नहीं है। चलिए देखते हैं। द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी शुड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसको क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ CIS only for achieving the objective of CIS as disclosed in the offer document. एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का पैसा आपको उसी स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए खर्च करना है। पहला पॉइंट। सेपरेटली मेंटेन द एसेट्स ऑफ डिफरेंट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मैनेज्ड बाय सिंगल CIMC। मेरी CIMC एक है, मेरी शहद स्कीम भी चालू है, मेरी काउ स्कीम भी चालू है, मेरी रिसोर्ट स्कीम भी चालू है। तो क्या करना है मुझे? हर एक स्कीम के एसेट्स को क्या करना है? सेपरेटली मेंटेन करना है। नॉट इन्वेस्ट और ट्रांसफर फंड ऑफ अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन अदर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। एक स्कीम के पैसे को आपको नहीं, एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का पैसा दूसरी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट नहीं होगा। मतलब यस, रिसोर्ट वाली स्कीम का पैसा आप दूध वाली स्कीम या काउ स्कीम या शहद स्कीम में डालोगे नहीं। नोट, इंटर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ट्रांसफर ऑफ अ स्कीम प्रॉपर्टी मे बी परमिटेड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ CIS विद प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी एंड सेबी। हाँ, लेकिन एक जगह पर अलाउड है। क्या? रीड करना पॉइंट वापस से। इंटर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मतलब एक CIMC 4 स्कीम चलाती है, तो इन चारों स्कीम में आप ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कब ट्रांसफर करोगे? जब एक आध स्कीम क्या हो गई है आपकी? टर्मिनेट हो गई। एक आध स्कीम आपकी क्या हो गई? खत्म हो गई है। तो यस यस यस, इंटर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ट्रांसफर ऑफ स्कीम प्रॉपर्टी मे बी परमिटेड। तो अगर शहद स्कीम हमारी क्या हो गई है? खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई किसी कारण से, और इसके अब इसकी जो क्या बची हुई है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, क्या हम रिसोर्ट स्कीम को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। लेकिन इसमें तो फिर वो इन्वेस्टर्स का क्या होगा? क्योंकि अपने कायदे से ये पूरी प्रॉपर्टी सेल करके किसको पैसा देना था?
तो बच्चों कहना इसे, अगर आप एक स्कीम की प्रॉपर्टी दूसरी स्कीम में डालते हो तो उस स्कीम के इन्वेस्टर्स भी इस स्कीम में आ जाएंगे, हाँ या ना? लेकिन ये सब किसकी मंजूरी से होगा, ये सब किसके अप्रूवल से होगा? ये सब सेबी के अप्रूवल से होगा। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है बच्चों? वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम। नहीं तो बच्चों आगे का कल करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। टुमारो विल फिनिश दिस चैप्टर। नहीं तो ये कर लेते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम। नहीं छोड़ दो, कल ही करते हैं और कल ये चैप्टर भी अपन खत्म कर देंगे।